हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भूपेंद्र गहलोत। वेलकम टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नया वीडियो लेकर। एनडीए में फिज़िक्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 2016 का पेपर डिस्कस किया था। आज हम उसी पेपर को आगे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं मास ऑफ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें 4 आपको चॉइस दे रखी हैं कि 1, 2, 3, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 और 1 ओनली। तो स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका जो है मास, उसके बारे में, इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कि जो हमारा मास होता है वो क्या होता है कि जो मैटर है, कितना मैटर है उसकी अमाउंट को बताता है, उसकी मात्रा को बताता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें, डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज नहीं होता है, वेरी नहीं होता है। वेरी होना मतलब चेंज होना। तो वेरी नहीं होता है, हमें पता है मास वेरी नहीं होता है। फिर तीसरा है कि चेंजेस विद चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ चेंज हो जाता है। तो इन 3 में से बताना है हमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं मास के बारे में। तो 4 चॉइस में से पहली चॉइस है 1, 2, 3, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि चेंजेस विद चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है किसी भी बॉडी का। तो 1, 2, 3 नहीं आएगा। 1 and 2 ओनली एक चॉइस है, 2 and 3। तो 2 and 3 भी गायब हटा दी हमने, क्योंकि 3 नहीं है हमारा आंसर। तो अब बी और डी में से 1 and 2 ओनली और 1 ओनली। तो 1 and 2 क्यों आएगा? बिकॉज इट डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर यह वेरी नहीं करता है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं और बी चॉइस हमारी सही है। तो हमने बी पर राइट का निशान लगा दिया। दिस इज द राइट चॉइस। दूसरा क्वेश्चन अपना आ रहा है, 2 बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज, द मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए। ए का जितना मास है उसका डबल है बी का मास, दुगना है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो पहला है इसका, मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल दैट ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ ए विल बी डबल दैट ऑफ बी है दूसरी चॉइस है। तीसरी चॉइस है, मोमेंटम ऑफ बी विल बी 4 times दैट ऑफ ए। और आखिरी चॉइस है, मोमेंटम ऑफ बोथ ए एंड बी विल बी इक्वल। मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी है दोनों की। तो यहाँ तो इक्वल वेलोसिटी होने से वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास जो है बी का डबल है। तो अगर b का मास 2m है और a का मास m है, तो हमारे पास 2mv हो जाएगा b का मोमेंटम, और a का मोमेंटम हो जाएगा mv। तो ये डबल हो गया, इसलिए मोमेंटम ऑफ b विल बी डबल दैट ऑफ a। यही हमारी चॉइस होगी। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए ये। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, SI यूनिट हमें पता है कि मीटर पर स्क्वायर सेकंड हमारा होता है एक्सेलरेशन का SI यूनिट। तो ये हमने टिक लगा दिया, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, जैसे इसमें कराए कि किलोमीटर पर स्क्वायर सेकंड लिख दिया, सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड लिख दिया। तो इतना सा बस ध्यान रखना है हमें कि SI यूनिट हमारे जो हैं लेंथ के मीटर हैं और टाइम का सेकंड है। तो इसलिए हमारा मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और ये आपको याद भी होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का मतलब हो गया इस तरह का मिरर हो गया, जिसमें कि ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो ये मान लो यहाँ पर f है, तो यहाँ पर 2f है।
ये हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया 16 + 16 32 हो जाएगा। 2f हमारा 32 हो जाएगा। f हमारा 16 है और ये हमारा हो गया 32, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा फोकल लेंथ का डबल होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द फोकस, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसको सरका के अब यहाँ ला दिया, तो जब इस तरफ सरका दिया तो क्या होगा, हमें पता है कि f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो 2f के बियॉन्ड उसकी इमेज बनेगी, यानी कि रियल इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। जब हम 2f से f की तरफ सरकाते हैं तो जो इमेज बनेगी वो 2f के बियॉन्ड बनेगी, जो कि मैग्नीफाइड बनेगी और रियल बनेगी। सो दिस इज द आंसर। अब आया हमारा 5वां क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। अ पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है लेंस से। तो अब इसमें क्या होगा, ये हमारा एक हमने लेंस बनाया है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस है, मान लो फोकस, तो ये है इसका 15 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, फ्रॉम है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, जो नेचर ऑफ द इमेज ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल हमने यहाँ रख रखी है, तो इसका इमेज, इसकी इमेज कैसे बनेगी, यहाँ से जब रेज जाएंगी और यहाँ से तो फोकस से निकलेंगी, ऐसे रेज, मान लो फोकस इसका एक इधर है, और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भी निकालेंगे तो दे विल नॉट मीट, ये मिलेंगी नहीं और ये फैलेंगी इधर जाने पर। तो हम इनको मिलाएंगे आगे बढ़ाकर, तो क्या होगा, आगे बढ़कर ये मिलेंगी ऐसे, तो इमेज हमारी बनेगी, बड़ी बनेगी और उसी तरफ बनेगी जिस तरफ पेंसिल है, और वर्चुअल इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी और हमारी जो इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड कैसी होती है, नीचे की तरफ उल्टी जो इमेज बनती है, दैट इज रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, और ये हमारी वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें, आंसर हो गया हमारा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बड़ी भी बनेगी। Which one of the following is a conventional energy source? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो हम काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, परंपरागत। कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल, परंपरागत। क्या हमारा कन्वेंशन रहा है, तो ये हम देख रहे हैं कि टाइडल एनर्जी अभी नया ही शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों में ही। जियोथर्मल भी अभी शुरू हुआ है, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो शुरू हुआ था ये। सोलर एनर्जी भी ऐसा नहीं है कि सैकड़ों सालों से यूज़ हो रहा है, हज़ारों सालों से यूज़ हो रहा है। बायोमास एनर्जी हमारा सैकड़ों सालों से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। व्हाट इज़ बायोमास एनर्जी? बायोमास एनर्जी का मतलब है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें मिलते हैं, जो एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि लकड़ी हमें मिलती है, काउ डंग मिलता है, दीज आर द सोर्सेज विच आर कॉल्ड बायोमास एनर्जी सोर्सेज। A lady is standing in front of a plane mirror at a distance of 1 meter from it. She walks 60 centimeter towards the mirror. The distance of her image now from herself, ignoring the thickness of the mirror, is. यहाँ पर हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना है उसकी इमेज का। अगर वो 60 सेंटीमीटर आगे आ गई है तो कहाँ से आगे आ गई, जहाँ वो पहले खड़ी थी। मान लो कि ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर। नाउ द लेडी इज स्टैंडिंग हियर, सपोज यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 60 सेंटीमीटर आगे आई, तो 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ से यूँ 60 सेंटीमीटर कवर कर लिया,
तो बचा कितना? अब बचा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो पहले इसकी इमेज बन रही थी जब ये 100 सेंटीमीटर दूर थी, तो पहले इमेज यहाँ बन रही थी 100 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज बनेगी 40 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से 40 और इधर से 40, तो 40 + 40 हमारा 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया इमेज का उस लेडी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है हमारी? स्टोर्ड एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है। एकमात्र एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि स्टोर्ड नहीं होती है, वो हमारी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से एनर्जी होती है, दैट इज नॉट स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। अब आया क्वेश्चन 9, द ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड टेम्परेचर ओनली। कोई भी तारा चमक रहा है तो वो किस पर डिपेंड करती है? उसकी चमक साइज और टेम्परेचर पर। साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, साइज टेम्परेचर एंड मास, साइज टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो फोर्थ चॉइस इसकी सही है। थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल सा, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग इट। अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। क्या है ये सर्किट? इसमें देखो आप 3 रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हुए हैं पैरेलल में। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है और 6 ओम का है। तो 8 ओम का रेजिस्टेंस इनके साथ सीरीज में है। तो हम इनको जब कंबाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? पहले तो 2, 4, 6 इनको पहले हम कंबाइन कर लेंगे, तो इनका जो रेजिस्टेंस निकलेगा 1/R पैरेलल, ये कितना होगा? 1/2 + 1/4 + 1/6। तो ये हमारा एलसीएम आया 12, 6 + 3 + 2 11/12। 12/11 हमारा इस सब का कंबाइंड हो गया रेजिस्टेंस 12/11 ओम। अब 12/11 ओम हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 8 ओम के साथ सीरीज में हो गया, तो 12/11 + 8, तो ये कितना हो गया? 88 + 12 100/11। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 1/11। सो सी इज द राइट आंसर। एक बार पैरेलल में जोड़ेंगे 3 रेजिस्टेंसेस को और उनके साथ 8 ओम वाले को सीरीज में जोड़ देंगे। दिस इज द वे वी डू इट। The impulse on a particle due to a force acting on it during a given time interval is equal to the change in its, 4 हमें चॉइस दे रखी है, फोर्स, मोमेंटम, वर्क डन, एनर्जी की। इम्पल्स हमें पता है कि फोर्स हमने लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया उसका प्रोडक्ट होता है इम्पल्स। तो फोर्स इटसेल्फ हमारा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को दर्शाता है, तो फोर्स इनटू टाइम हमारा चेंज इन द मोमेंटम होता है। कई बार बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर देते हैं इसको, जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। इम्पल्स जो होता है वो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम को शो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को शो नहीं करता है। Which one of the following statements with regard to expansion of materials due to heating is not correct? अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट, ये घुमाने वाली चीज़ है। कई बार करेक्ट आता है लिखा हुआ तो हम पढ़ लेते हैं आराम से, लेकिन नॉट करेक्ट तो अब इसमें थोड़ा सा उलझ जाता है बच्चा कई बार, और करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में वो गलत चॉइस लगा जाता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि वो पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। इज़ नॉट करेक्ट की जगह ये लिख देता इज़ रॉन्ग, तो हम शायद तुरंत देख लेते हैं, लेकिन इज़ नॉट करेक्ट तो करेक्ट भी दिमाग में घूमता है। तो नॉट करेक्ट का सिंपल सा फंडा है कि हमें देखना चारों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहली चॉइस है अपनी, एज आइस मेल्ट्स इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि जो वाटर है वो एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वो सिकुड़ता है। बाकी सारी चीज़ें 0 डिग्री से जब गर्म होकर 4 डिग्री तक पहुंचती हैं तो फैलती हैं, लेकिन पानी जो है जो कि बर्फ़ के रूप में होता है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक तो वो सिकुड़ता है और 4 डिग्री से आगे जाकर वो फैलना शुरू करता है।
4 से जब 5 होगा तो फैलेगा, लेकिन 0 से 1 2 3 4 होगा तो सिकुड़ेगा। तो ये पहली चॉइस ही इटसेल्फ गलत आ गई। अब हम बाकी चॉइस भी देख लेते हैं। लेकिन मर्क्यूरी थर्मोमीटर वर्क्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, बिल्कुल सही है। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होता है हमारा पारे का थर्मोमीटर, वो गर्मी से फैलता है पारा, उसका उस सिद्धांत पर काम करता है। यस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, ये सही चीज़ है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, ये भी सही है। रेल की पटरियों में हम थोड़ी सी गैप क्यों छोड़ते हैं? सो दैट जब गर्मी में वो फैले तो वो गैप में जगह घेर लें। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएंगी, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो ये भी सही है। द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब हम किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या उसकी लेंथ बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है सिर्फ ए, ये गलत है, इट इज़ नॉट करेक्ट कि आइस जब मेल्ट होता है तो इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली, नहीं, एक्सपेंड नहीं होता है, वो फैलता है, वो सिकुड़ता है। एक्सपेंड बाकी चीज़ें होती हैं, वाटर हमारा एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। वाटर जो है 0 से 4 डिग्री तक सिकुड़ता है, 4 के बाद फैलना शुरू होता है, और बाकी चीज़ें जो है 0 से ही फैलना शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 जब वो बढ़ेगा टेम्परेचर तो वो फैलेंगी। पानी जो है 0 से 4 तक सिकुड़ेगा और 4 के बाद जब वो आगे गर्म होगा तब वो फैलेगा। तो ये हमारा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, द मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज शोन बाय द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें आप देखो कि ध्यान से देखना है कि भाई 0 O से शुरू हो रहा है, A B C तक जा रहा है। द कार स्टार्ट्स फ्रॉम O एंड रीचेज एट A B and C at different instants of time during its motion from O to C। अब देखो O से C तक आया तो कितना चल गया? 60 किलोमीटर। O से C तक आया तो, एंड बैक टू B, लेकिन ये O से C तक आया और वापस फिर ये पहले C पर आया, फिर यहाँ से वापस B पर आ गया। तो द डिस्टेंस कवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर। तो डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस जो हम नापते हैं वो O से चलकर, यहाँ से चलकर A पर आया, फिर B पर आया, फिर C पर आया, तो टोटल काउंट होगा। और जब C से वापस B तक जाएगा तो ये O से C तक आया तो 60 किलोमीटर तय किया, और C से जब B तक जाएगा तो 60 से ये 35 यानी कि 25 किलोमीटर माइनस करेंगे, क्योंकि B 35 किलोमीटर पर है, C 60 किलोमीटर पर है, तो 25 किलोमीटर ये तय किया। तो O से C तक तो इसने किया कितना? O से C तक इसने किया 60, और C से B तक किया इसने 25। 25 कैसे आया? 60 माइनस 35, तो 25 किया। तो टोटल जो किया O से C तक और C से B तक वो किया 60 प्लस 25 85। तो 85 किलोमीटर इसने तय किया O से C तक और बैक टू B। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन हमारी 35 है, तो 35 माइनस 0 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और हमारा जो डिस्टेंस है वो हो गया 85। तो 35 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये 85 हो गया। तो इससे हमारा आंसर आ गया 85 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर। सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चंस। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका और उसको सॉल्व करेंगे। उसकी जो भाषा है क्वेश्चन की उसको हम देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है तो उसको दोबारा पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, और हम उसमें छुपे हुए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, और आगे भी हम आपको वीडियोस बना के दिखाएंगे अलग अलग साल के जो पेपर्स हैं आपके NDA के और अदर एग्ज़ाम्स के। थैंक यू।